70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दे तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपनाइए। 6:1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड, बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है? एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट इन पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट इन पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल, बीपीएससी स्पेशलाइज्ड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का, टेस्ट सीरीज। बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट इन पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें। अगर कहीं और से भी पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतने ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई है ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कॉमेंट है, प्लीज वीडियो में कॉमेंट करके बताएं। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। उम्मीद है भाई सभी लोगों को इसका 100% लाभ होगा। तो फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं, आज के पहले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपना त्याग पत्र, रिजाइन जो संबोधित करते हैं, रेजिग्नेशन जो संबोधित करते हैं, वो किसको संबोधित करेंगे? या फिर आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो भाई यहां पर एक चीज देखेगा, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 के बारे में, आपके संविधान का आर्टिकल 124 जो है उसके अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रेजिग्नेशन या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल यानी कि उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, इन सभी चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 124 में ही मिलता है। और आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक जज जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का हर जज जो होता है, वो अगर त्याग पत्र सौंपेगा, वो अपना रेजिग्नेशन यदि संबोधित करेगा तो वो किसको करेगा? तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपसे कह रहा है पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष या पहले पिछड़ी जाति आयोग जो था, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है कि भैया इसके पहले सभापति कौन थे? ठीक है, यहां पर आप एक चीज पर गौर कीजिएगा, अगर हम बात करते हैं, आपके यहां पर 102वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, आपका 102nd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2018 में, इसके द्वारा आपके यहां पर एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? एनसीबीसी को आपके यहां पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसके अलावा इसे आर्टिकल 338 बी, ठीक है, 338 बी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। भाई अगर हम पिछड़ी जाति आयोग की बात करते हैं तो सबसे पहला पिछड़ी जाति आयोग जो था ये 1955 कहलाता है। 1955 में ये अपनी रिपोर्ट दिया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उसमें आपको काका साहेब कालेलकर का नाम याद रखना है। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर। इसके अलावा आप एक नाम और मत भूलिएगा, और वो थे आपके बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मेरे हिसाब से क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भाई लोक सेवा आयोग की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है आर्टिकल 315, ठीक है, आपके संविधान का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 315 जो है वो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है, जिसमें केंद्र के लिए, सेंटर के लिए काम करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और राज्यों के लिए कार्य करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। यहां पर आपसे कह रहा है कि इनके अध्यक्ष है ना किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भाई जब बात आती है संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की अगर बात आती है तो यूपीएससी के चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनको जो अपॉइंटमेंट देने का काम करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो इनको नियुक्ति कौन प्रदान करेगा? तो आपको याद रखना है संबंधित राज्य का राज्यपाल। उस जिस भी राज्य के लोक सेवा आयोग की बात हो रही है तो उस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होंगे, चेयरमैन जो होंगे, उनको अपॉइंटमेंट कौन प्रदान करेगा? तो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होंगे, गवर्नर होंगे, वो उनको अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा यहां पर देख लीजिए, तो आपसे कह रहा है कि लोक सेवा आयोग में सदस्य बनने के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति किस आयु,
ठीक है, किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। भाई एक चीज देखिएगा, लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु मिनिमम एज की अगर मैं बात करूं तो कहीं पर भी मिनिमम एज का उल्लेख नहीं किया गया। याद रखिएगा, मैक्सिमम एज तो है लेकिन मिनिमम एज का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यानी यहां पर क्या आंसर हो जाएगा कि भैया उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर मिनिमम एज की बात की जा रही है तो लोक सेवा का सदस्य बनने के लिए कोई मिनिमम एज रखी नहीं गई है। इसके अलावा क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि भैया राज्य का राज्यपाल यानी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। भाई एक चीज यहां पर देखिएगा, अगर राज्यों के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 153, ठीक है, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसके साथ में भी आपको पता है बाद में उसमें संशोधन अमेंडमेंट किया गया और फिर ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो राज्यपाल पद का जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है आपको, आर्टिकल 153 में मिलता है। यहां पर राज्यों के राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है तो प्रेसिडेंट याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो किसी भी स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करने का कार्य करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि भैया आपसे कह रहा है कि लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण जो है, लोकसभा में एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इनको जो सीटों का आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया है वो इनमें से किस अनुच्छेद में शामिल है। आर्टिकल 330, 331, 332 और 333। तो भैया आपको यहां पर जो याद रखना है वो आपको याद रखना है आर्टिकल 330। ठीक है, आपके संविधान का अनुच्छेद 330 जो है, ये 330 किसकी बात करता है, ये बात करता है लोकसभा में एससी और एसटी आरक्षण के बारे में। इसके अलावा साथ में ही जोड़कर आप याद रख सकते हैं वो है आपका आर्टिकल 332। ठीक है, आर्टिकल 332 ये बात करता है राज्यों की विधानसभाओं में, जो राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है, विधानसभा होती है, तो विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मेंबर्स को रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 332। इसी तरीके से आर्टिकल 331, आर्टिकल 333, तो आर्टिकल 331 की बात करूं तो ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के मेंबर्स के रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा आपको याद रखना है कि भैया आपको पता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता था, अगर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होता था, तो उस स्थिति में आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर को यहां पर नॉमिनेट करते थे। क्या करते थे, मनोनीत करते थे। और ऐसे ही 333 जो है ये राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यानी विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट करने की बात करता है। लेकिन आपको यहां पर साथ में जोड़कर मैं बता देता हूं भैया, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे, ये व्यवस्था वर्तमान में क्या हो चुकी है, समाप्त की जा चुकी है। और कब की गई, तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है 2019। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन आपके यहाँ किया गया था और इसके द्वारा ये बताया गया कि आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर हैं अब उनको मनोनीत या नॉमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, तो इस वजह से अब इसको समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनको राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यपाल विधानसभाओं में अब मनोनीत नहीं करते। ये दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर होने चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर आपसे कह रहा है प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। भाई आपको याद रखना है, अगर मैं आर्टिकल 79 की बात करता हूं, ठीक है, आपके संविधान के अनुच्छेद 79 की बात करता हूं, तो ये संसद की संरचना की बात करता है। ठीक है, संसद की संरचना कि भाई पार्लियामेंट बनती कैसे है, तो आपको पता है पार्लियामेंट कैसे बनती है, तो भैया जब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, 2 सदन है, आपको पता है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट कैसी है, बाई कैमरल है। हमारी पार्लियामेंट कैसी है, हमारी संसद कैसी है, तो द्विसदनात्मक है। तो हमारे यहाँ पर 2 सदन लोकसभा राज्यसभा
सभा इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, मतलब अभिन्न हिस्सा होते हैं। आर्टिकल 79 के अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होंगे। यानी यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति संसद का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। बाकी एक चीज देखिएगा, संसद में बैठता है ये चीज गलत है, वोट दे सकता है ये चीज भी गलत है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट के एक इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पर कह रहा है कि भैया इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। ऑप्शन आपके सामने है, 33 दे रखा, 40 दे रखा, 48 दे रखा, 50 दे रखा है। भाई सही आंसर तो सभी लोगों को याद होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं उसके आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कहा गया है कि पंचायतों का गठन कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। अब यहाँ पर बाकी के अनुच्छेद जो दे रखे हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जाने रहिएगा। अगर भैया 33 की बात करें तो ये किसमें आता है, ये फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है, यानी मूल अधिकारों के तहत आता है। और अनुच्छेद 33 जो है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को ये शक्ति होगी कि वो जो आपके यहाँ पर जो सेना से रिलेटेड लोग हैं, यानी आर्मी से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं या फिर आपके अर्धसैनिक बलों से संबंधित जो व्यक्ति हैं, तो वो किन किन मूल अधिकारों का प्रयोग करेंगे या किन मूल अधिकारों का, किन फंडामेंटल राइट्स को वो यूज नहीं कर सकते, इसका उल्लेख आर्टिकल 33 में। इसके अलावा 48 की अगर मैं बात करूं तो भैया 48 के बारे में आपको याद रखना है, ये बेसिकली कृषि और पशुपालन के बढ़ावे की बात करता है, यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाने की बात करता है। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जब एग्जीक्यूटिव काम करे तो जुडिशरी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, जब जुडिशरी काम कर रही है तो उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये आंसर हो गया कि पंचायत किसमें आते हैं, आर्टिकल 40 में। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिएगा, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया। भाई आप लोगों को याद होगा, अगर मैं बात करता हूं ईयर 2000 की, ठीक है, वर्ष 2000 की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2000 में आपके यहाँ पर 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। 3 नए राज्य जो गठित हुए थे उनमें सबसे पहला राज्य जो बना था वो था आपका छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है यूपी से अलग होकर कौन बना था, उत्तराखंड। आज की डेट में पहले उसे उत्तरांचल बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं। इसके अलावा एक राज्य जो बना था वो था आपका बिहार से झारखंड। ये 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। अब भैया इनका आपको टाइमिंग भी पूछ सकता है, इनकी डेट भी पूछ सकता है कि किस किस डेट को। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर को हुआ था, उत्तराखंड जो बना था ये 9 नवंबर 2000 को बना था, और झारखंड का जो गठन हुआ था ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। मतलब 3 नए राज्य यहां पर गठित हुए थे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट में बताना है, आपको बताना है कि नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये आपके संविधान के किस आर्टिकल में शामिल है। ठीक है, इसके बाद में आपको पता ही है भैया 2014 की हम बात करें तो 2014 में आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 2014 में। ये और याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आंसर यहाँ पर झारखंड का पूछा गया है, तो झारखंड कब बना, तो भैया ईयर पूछा गया तो 2000 में इसका गठन किया गया था। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया सरकारिया आयोग बना था। ठीक है, सरकारिया कमीशन आपके यहाँ पर बना था। तो सरकारिया कमीशन केंद्र राज्य संबंधों पर बना था, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर सिफारिश देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आपसे कह रहा है कि इसने अपना रिपोर्ट कब जमा किया था, मतलब इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ये रिपोर्ट कब इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी भैया 1988 में। ठीक है, 1988 1988 में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, सरकारिया आयोग जो किसके ऊपर बना हुआ था, जो केंद्र राज्य संबंधों पर बना हुआ था, और इनका पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया। ठीक है, राजेंद्र सिंह सरकारिया इनका पूरा नाम था। इनकी रिपोर्ट कब आई, तो 1988
1988 आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, वित्त आयोग के गठन की बात कर रहा है भैया। तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आपको सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता लगा लीजिए कि आर्टिकल 280 आपके संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन की बात करता है। भाई वित्त आयोग का गठन करता कौन है? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वित्त आयोग के गठन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा वित्त आयोग जो होता है इसकी सिफारिशें कितने समय तक लागू रहती हैं? तो भैया 5 वर्षों तक इसकी सिफारिशें लागू रहती हैं। और एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताएंगे बाद में कि इनमें से, ठीक है, जो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग लागू है, कौन सा वित्त आयोग इस समय बनाया जा चुका है और किसकी सिफारिशें लागू है? दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है कि इस समय पर कौन सा फाइनेंस कमीशन गठित हो चुका है, उसके अध्यक्ष कौन है, और दूसरा आपको यह बताना है कि वर्तमान में किस वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं। आप लोगों को याद होगा पहला वित्त आयोग जो था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर आपसे कह रहा महान्यायवादी पर क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि भैया इनको अपॉइंट कौन करता है? तो जाने रहिएगा आर्टिकल 76 को, आपके संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल पद का उल्लेख है। भाई महान्यायवादी होता कौन है? तो आप याद रखिएगा कि भारत में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफिसर जो होता है वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा महान्यायवादी का कार्य क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको कानूनी सलाह प्रोवाइड करना, लीगल एड प्रदान करना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से किसी कोर्ट में यदि पेश होना होता है कि भारत सरकार का अगर पक्ष रखना होता है तो वो कार्य महान्यायवादी करते हैं। महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को अपॉइंटमेंट दी जाती है। याद रखिएगा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो हैं इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, इनका कोई टर्म ऑफ ऑफिस निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे साथ में पूछ सकता, मैं बता देता हूं कि महान्यायवादी पद पर यदि कोई नियुक्त किया जाता, अपॉइंट किया जाता है तो उसके पास में क्या योग्यता होना चाहिए? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है वो महान्यायवादी के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर रहेगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपसे कह रहा भैया दिल्ली क्या है, ठीक है, तो भैया दिल्ली के बारे में आपको याद रखना है, दिल्ली क्या हो जाएगा यहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दिल्ली क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। आया हुआ प्रश्न है, आपके यहाँ पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग क्या है? भाई आपको पता है वर्तमान में योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, ठीक है। 2014 आपको याद होगा, अगस्त 2014 में योजना आयोग को समाप्ति की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और आपके यहाँ पर 2015 से एक नए आयोग ने कार्य करना शुरू किया जिसको आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो वर्तमान में कार्य कर रहा है। योजना आयोग जो था भैया, योजना आयोग जो बना था ये 1950 में बना था, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था प्लानिंग्स का निर्माण करना, मतलब जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बनाने का जो काम करता था वो आपका योजना आयोग करता था, ठीक है। इसमें भी याद रखिएगा, इसके गठन की डेट भी पूछ सकता है, 15 मार्च 1950 आपको याद रखना है योजना आयोग का गठन हुआ था। समाप्ति की घोषणा कब हुई थी? 2014 में हुई थी। और भैया 2015 से नई इंस्टीट्यूट यानी नीति आयोग ने कार्य करना शुरू किया। अब आपसे पूछ रहा है इसका स्टेटस क्या था? तो भैया याद रखिएगा ये एक प्रकार की सलाहकारी निकाय थी, मतलब एडवाइजरी बॉडी थी। इसका काम क्या होता था? सलाह देना होता था। आगे की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया भारत का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसको किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा? ठीक है, तो भैया एक चीज याद रखिएगा, 1946 में
जुलाई 1946 में आपके यहाँ पर संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए थे और 9 दिसंबर 1946 को आपके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। और आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, स्वीकार किया गया था। इसी वजह से 26 नवंबर का जो दिन है, इस दिन को आप कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से या संविधान, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में भी आप इसको मनाते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आपसे कह रहा भारत एक संप्रभु देश है भाई, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो कहां से शुरू होती है? तो भैया प्रस्तावना, प्रियम्बल आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें लिखा रहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? सोवरन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक बनाने के लिए। ठीक है, वहां पर उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो किस शब्द से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, भारत अपने आप में सोवरन कंट्री है। ये जो बात सिद्ध होती है, संप्रभु का मतलब क्या होता है, सोवरन का मतलब क्या होता है कि भारत, इंडिया अपने आप में सक्षम देश है, अपने आप में वो सक्षम है, सारे काम वो स्वयं कर सकता है, उसे किसी अन्य पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भारत की जो शक्तियां हैं, पावर्स ऑफ इंडिया जो हैं, ठीक है, भारत के पास जितनी भी शक्तियां हैं, उनका जो स्रोत है, वो शक्तियां भारत को कहां से प्राप्त होती हैं? तो वो भारत के लोगों से प्राप्त होती हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा था और आपसे कहता है कि भारत की समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? तो आप क्या बताएंगे? भारत के लोग। एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, मुझे कमेंट में बताना है बाद में कि प्रस्तावना जो है, उस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस विद्वान ने कहा था? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है। तो भैया मनी बिल की अगर हम बात करते हैं तो मनी बिल का उल्लेख आपको पता ही है आर्टिकल 110 के अंतर्गत। ठीक है, मनी बिल, धन विधेयक जो होता है ना भाई, धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, और उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति को पहले बताना पड़ेगा, और उसे आप केवल और केवल कहां रख सकते हैं? लोकसभा में रख सकते हैं। धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में आपको याद रखना है कि राज्यसभा के पास में केवल इतनी ताकत होती है कि वो 14 दिनों के अंदर उसे पास करेगी। ठीक है, 14 दिनों तक वो उस पर विचार कर सकती है। वो फिर उसके बाद 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा चाहे भी तब भी कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो अपने आप पारित हो जाएगा, और उसके बाद किसको भेज दिया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिग्नेचर के लिए। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और यहां पर देखते हैं भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार सम्मिलित निम्नलिखित है। भाई फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। अगर आपसे कहे मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आपके संविधान का भाग 3 जो है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आपको पता है प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इस समय पर प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो आपको पता है, आपके पास समता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वालिटी आपके पास है। इसके अलावा आपको पता है आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम आपके पास है। इसके अलावा आपको पता है आपके पास में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपके पास है। इसके अलावा आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम प्राप्त है। इसके अलावा आपको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यानी कि राइट रिलेटेड विद एजुकेशन एंड कल्चर। और उसके अलावा आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपके पास है। अब ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। एक मौलिक अधिकार और था जिसको संपत्ति का अधिकार कहते थे, राइट टू प्रॉपर्टी कहा करते थे। लेकिन संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि इसको अब मूल अधिकार से हटा दिया गया है ना, इसको अब मूल अधिकार से हटा दिया गया है। क्वेश्चन मेरा आपसे, आप
आपको मुझे बताना है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ये कमेंट में बताना है। यहां पर आंसर आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, 12 से 35। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आपके यहां पर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, पंचायती राज्यों के बारे में पूछ रहा है कि पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है ना। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, 7वीं अनुसूची याद होगा आपको, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 सूचियों का उल्लेख है, 3 लिस्ट का उल्लेख है, जिसमें आपकी यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का उल्लेख है। तो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो पंचायती राज जो है इनका उल्लेख भैया राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत किया गया है। क्लियर रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार या निर्देश इनमें से कौन सा अनुच्छेद देता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन करा के आया था, लैंग्वेज कुछ अलग थी, यहां पर लैंग्वेज कुछ अलग है। आपको भी आंसर याद होगा, क्या, आर्टिकल 40। ठीक है, आपके संविधान का आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की बात करता है। इसके अलावा यहां पर कुछ अनुच्छेद और भी दिए हुए हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 32 की बात करें तो मैंने अभी भी बताया था, इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आपको दिया गया है। मतलब क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का वायलेशन हो जाता है, किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है, तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से इंप्लीमेंट कराने के लिए, दोबारा से लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो जो अधिकार आपको प्राप्त है वो आर्टिकल 32 के प्राप्त है, और यही अधिकार, इसी प्रकार का अधिकार आर्टिकल 226 है ना, इसको भी याद रखिएगा जोड़कर। आर्टिकल 226 जो है, 226 जो है, इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर होता है, तो आर्टिकल 226 के तहत वो व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226। ठीक है, और यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से लागू कराने के लिए रिट जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है, रिट जारी की जाती है। रिट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसको अधिकारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अधिकारिता। मेरा क्वेश्चन आपसे है, कमेंट में छापना है आपको, ठीक है, कि रिट कितने प्रकार की हैं। ठीक है, जो आमतौर पर रिटें हैं वो आमतौर पर रिट कितने प्रकार की हैं ये आप लोगों को बताना है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल 49 आ गया है, आर्टिकल 51, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 49 जो है, आर्टिकल 49 जो है, वो ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट की बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, स्थान हैं, तो उनके संरक्षण, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 49। और आर्टिकल 51 की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, और उसके अलावा इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसको बढ़ाने की बात करता है आर्टिकल 51। ठीक है भाई, ये सारी चीजें जो है ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये 49 हो गया, 51, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में भाग 4 के अंतर्गत, पार्ट 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख किया गया है। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है भाई, यहां पर देखिएगा न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा ऑप्शन आपके सामने है सारे। इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी फंक्शंस किए जा रहे हैं, कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, तो कार्यपालिका जो भी कार्य कर रही है उनकी दोबारा से देख रेख करना, ठीक है, उनको दोबारा से रीचेक करने का काम जो करता है वो कौन करेगा, वो आपके कोर्ट के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, और यही क्या कहलाती है, न्यायिक समीक्षा। क्योंकि आपको पता है भाई, हमारे यहाँ पर सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग आपने पढ़े हैं, एक होता है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपके न्यायपालिका जुडिशरी, और एक
होता है विधायिका लेजिस्लेचर। 3 अंग होते हैं, है ना। तो 3 अंग जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करते हैं, लेकिन तीनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतंत्र है, इस वजह से, ठीक है। तो यदि कार्यपालिका के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और अगर उसको दोबारा से कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा रीचेक किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, कल्याणकारी राज्य के आदर्श के बारे में कह रहा है भैया आर्टिकल 38, ठीक है, अनुच्छेद 38 याद रखिएगा। बेसिकली आर्टिकल 38 और 39 जो है ये बेसिकली वेलफेयर स्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है, ये बात करता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो अभी अभी मैंने बताया था 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट या डीपीएसपी, ठीक है, किसके अंदर, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंतर्गत इनको रखा जाता है। भाई इसके अलावा देखिएगा तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा होता है, भाई देखो एक और क्वेश्चन है ना। भाई आपको पता है जब नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के गठन के बाद में नए पार्लियामेंट के सदस्य, नए एमपी, नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचते हैं। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचते हैं उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अपने ही बीच में से किसी एक को स्पीकर और किसी एक को डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। यानी कि यहां पर लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा होगा, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ये चुनाव किया जाएगा, ठीक है भाई। एक और चीज मैं बता देना चाह रहा हूं भाई, बीपीएस जो भी बीपीएससी के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए इस समय पर भैया हमारे यहाँ पर ये कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं। अभी आपके पास में इतना समय है, इतना समय आपके पास है कि यदि आप एक अच्छे तरीके से रिवीजन लगा देते हैं तो गारंटेड 100% आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। समय कभी भी कब नहीं होता, समय हमेशा क्या होता है, समय उसके लिए कार्य करता है जो समय का सदुपयोग करना जानता हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। भैया यहाँ पर कह रहा है किसके द्वारा हटाया जाता है, तो भैया आपको याद है आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61 ये किसकी बात करता है, ये महाभियोग की बात करता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग की बात करता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करता है। भैया आपको याद होना चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया, इसका जो इसको अडॉप्ट जो किया गया है वो किस देश के संविधान से, तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की है, यूएसए के संविधान से। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रपोजल लाया जाता है, ठीक है। और फिर ये प्रपोजल कहां लाया जाता है, पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट इससे सहमत होती है तब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि इंडियन पार्लियामेंट जो है उसको यह अधिकार होता है कि यदि महाभियोग पारित हो जाता है, इंपीचमेंट प्रोसेस सिद्ध हो जाती है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपसे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, मतलब ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है, तो वो व्यक्ति अगर मंत्री बन जाए तो वो मंत्री पद पर कितने समय तक बना रहेगा। अच्छा इसी से जोड़कर एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे कहेगा कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति पीएम, प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, तो आप कहिए बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन जिस दिन से वो मंत्री पद की शपथ लेगा, जिस दिन से वो मिनिस्टर बनेगा, उसके 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो बन गया तो उसका पद बना रहेगा, अन्यथा उसका पद समाप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। भाई आपको याद रखना है संसद के सत्रों का अगर आप उल्लेख देखेंगे, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की आप बात करेंगे, तो आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 जो है संविधान का, उसके अंतर्गत आपको संसद के सत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि भैया संसद के सत्रों को आहूत करना, मतलब सत्रों को बुलाना, सत्रों को कॉल करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान करना, मतलब सेशन को एंड करने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और लोकसभा को भंग करना, डिसॉल्व करने का अधिकार किसके पास है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। और संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ये 6 महीने हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 महीने हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है लोकतंत्र का सार इनमें से किस पर आधारित है। भाई अगर हम ये कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
तो हम ये क्यों कह पा रहे हैं, किस लिए कह पा रहे हैं? तो भाई लोकतंत्र की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा। सिंपल सी बात है, यही होता है। अब यहाँ पर जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे कि भैया लोकतंत्र का सार इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ लिखित संविधान है, तो नहीं जी। मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसी वजह से हैं ना। राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भी नहीं। यानी क्या आंसर हो जाएगा? लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। हमारे यहाँ पर भैया जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा की जाती है। इसीलिए भारत क्या है अपने आप में? डेमोक्रेटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब कर सकते हैं? कारण क्या है? तो उसके पीछे आपको याद रखना है, एक आपको दे रखा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबिलियन, बाहरी आक्रामकता यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, युद्ध, वॉर, ऑल ऑफ दीज। तो भैया सबको पता है आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। ये तीनों ही कारण होते हैं जिसके तहत राष्ट्रपति आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल को बुला सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक और चीज साथ में जोड़कर याद रखिएगा कि ये सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है, ठीक है, आर्म्ड रिबिलियन जो शब्द है, ये पहले कारण में शामिल नहीं था। पहले इसकी जगह पर जो शब्द हुआ करता था वो आंतरिक अशांति हुआ करता था। क्या होता था पहले? पहला जो शब्द था वो हुआ करता था आंतरिक अशांति, जिसको इंटरनल डिस्टरबेंस कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? इंटरनल डिस्टरबेंस इसको कहा जाता था। लेकिन इसको फिर बाद में आपके यहाँ इसको बदल दिया गया और इसके स्थान पर एक नया शब्द, और वो था सशस्त्र विद्रोह, ये शामिल किया गया। आपसे क्वेश्चन है मेरा, आपको बताना है कि आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन के साथ में किया गया था? किस संविधान संशोधन से ये शब्द को बदला गया था, ये आपको बताना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भैया यहाँ पर कह रहा है लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर आते हैं? भैया ये लोकसभा की सीटों की बात कर रहा है, लोकसभा की सीटों की बात कर रहा है। तो भैया आपको कम से कम शुरुआत के 4 तो 100% याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कम से कम 4 को तो आपको याद रखना ही चाहिए, इतना तो बनता है। ठीक है, और 4 कौन कौन से? तो भैया पहले नंबर पर है यूपी, है ना। यूपी के पास कितनी सीटें हैं तो सबको पता है। भैया पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक सीटें जो हैं वो आपके किसके पास में है? वो आपके यूपी के पास में है। यूपी के पास में आपको याद रखना 80 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। इसके पास में भैया 48 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 48। तीसरे नंबर पर जो आता है ये आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पास में कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। और चौथे नंबर पर आता है आपका बिहार। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन आता है? आपका बिहार आता है, जिसके पास में 40 सीटें हैं। तो भैया शुरुआत के 4 कम से कम याद रखिएगा। यहां पर अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्रम दूसरे और तीसरे पर कौन आ गया? तो आपके महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा भैया यहाँ पर कह रहा है कि ये अपनी सामान्य अवधि जो 5 साल है, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है, टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है वो 5 साल होता है। लेकिन 5 साल पहले यदि इसको भंग किया जाता, डिसॉल्व किया जाता, तो इसको डिसॉल्व कौन करेगा? ठीक है, डिसॉल्व करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना, एक चीज दिमाग में बिठाकर रखिएगा, हमारे यहाँ पर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की, नॉमिनल, और एक होती है वास्तविक यानी कि एक्चुअली रियल। ठीक है, तो आपको याद रखना हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो नॉमिनल हेड है एग्जीक्यूटिव के। यहां पर सही आंसर जो लगाना है वो है आपको मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यदि मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है कि लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। लेकिन उसे भंग करते समय सलाह किसकी ली जाएगी? तो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और यहां पर कह रहा है कि भैया अगर कोई ऐसा प्रत्याशी है लोकसभा में कोई मेंबरशिप में खड़ा होता है और मान लीजिए उसकी जमानत राशि जो होती है, वो जमानत राशि यानी कि भैया सिक्योरिटी जो है उसको जब्त कर लिया जाता है या खो देता है, तो जमानत कब जब्त होती है? तो जमानत जब्त होती है कि जब आपको लीगल वोट का, जो वैध मत होते हैं, यदि वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त ना हुआ, 1/6। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 1/6 तो हमें दे ही नहीं रखा, यानी आंसर क्या लगा दोगे? नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद पूछ रहा है भैया किसके प्रति उत्तरदायी होती है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है।
भाई मंत्रिपरिषद में आपने देखा होगा कि मंत्रिपरिषद के दो प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। एक होती है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और एक होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं कलेक्टिव, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो जब बात आती है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो भैया ये किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति के प्रति होती है, ठीक है। और जब बात आती है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये जो होती है ये लोकसभा के प्रति होती है। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। यहाँ पर हमें मंत्रिपरिषद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर जो दिया है राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री, क्योंकि ये नहीं पूछा गया कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी या कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो हमें आंसर लगाना है, हम यहाँ पर जो मतलब समझ रहे हैं वो किससे? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी से, सामूहिक उत्तरदायित्व। और यहाँ पर आंसर क्या लग जाएगा? संसद के प्रति। संसद में भी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। आगे की तरफ चलिएगा तो आपसे कह रहा है कि भैया लोकसभा में प्रत्येक राज्य के जो प्रत्येक राज्य हैं उनको कुछ सीटें प्रोवाइड की गई हैं। जैसे मैंने अभी बताया यूपी के पास में 80 सीटें हैं, मैंने बताया महाराष्ट्र के पास में 48 सीटें हैं। तो ये जो अलॉटमेंट किया गया है, ये अलॉटमेंट कब किया गया था? वो कौन सी व्यवस्था है जो मतलब अभी तक चली आ रही है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1971 की सेंसस, 1971 की जनगणना के आधार पर जो आज की डेट में आप लोकसभा में सीटों का अलॉटमेंट देख रहे हैं, वो 1971 के सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर किया गया। यहीं पर साथ में जोड़कर याद रखिएगा, काम आएगा आपका 84वां संविधान संशोधन, ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साथ में जोड़कर याद रखिएगा, 2001 में किया गया था, जिसके अनुसार ये कह दिया गया था कि वर्ष 2026, ठीक है, वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटें जो हैं उनको बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा। मतलब उनको सीटों की जो संख्या है, सीटों का जो अलॉटमेंट है, उसको स्टेबल कर दिया गया था, स्थिर कर दिया गया था। यानी कि इनकी संख्या में कोई भी चेंज जो आएगा वो कब आएगा? 2026 में। इसके साथ में इसके बाद में 87वां संविधान संशोधन भी किया गया। 87वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार ये कह दिया गया था कि 2026 में जो सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा, राज्यों को जो सीटों का अलॉटमेंट होता है, वो किस जनगणना के आधार पर होगा? तो वो 2001 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। 2000 अब जो यूज की जाएगी वो कौन सी की जाएगी? 2001 की जनगणना यूज की जाएगी सीटों के अलॉटमेंट के लिए। वर्तमान में कौन सी है? तो वर्तमान में 1971 की जनगणना को यूज किया जा रहा है। आपसे पूछे कि लोकसभा की सीटों में कोई भी चेंजेस जो होंगे वो कब किए जाएंगे? तो 2026। कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए? तो 84वां, 87वां। 84वें में ये कहा गया कि 2026 से पहले चेंजेस नहीं होंगे, और 87वें में ये कहा गया कि 2001 की जनगणना के आधार पर कोई चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ कह रहा है भैया कि स्पीकर अगर यदि अपना इस्तीफा देते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देंगे? ठीक है, तो भैया स्पीकर, आपको पता है कि राज्यों की बात कर रहे हैं तो राज्यों में आपके विधानमंडल होता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर होती है। अब स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है कि स्पीकर अगर अपना रिजाइन दे रहा है तो वो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर, मतलब उस राज्य की विधानसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा उसको अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कौन? स्पीकर। क्लियर रहेगा? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भैया राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? अरे वाह भाई वाह, ठीक है भाई, आपको पता है राज्यसभा आपकी स्थायी सदन होती है, परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब भैया ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। आंसर क्या लग जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती। आगे की तरफ देखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है भाई प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं उनको क्रम से लगवा रहा है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, है ना, कि जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो वहां लिखा रहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहली शब्दावली कौन सी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सोवरन। दूसरा मैंने क्या बोला था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, मतलब दूसरा शब्द कौन सा है? सोशलिस्ट। तीसरा शब्द कौन सा है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ये क्या हो गया? सेकुलर। फिर क्या है? लोकतंत्रात्मक, मतलब डेमोक्रेटिक। और फिर है गणराज्य, मतलब रिपब्लिक। आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल क्रम ठीक है। सबसे पहले सार्वभौम शब्द का प्रयोग है, दूसरा शब्द जो है वो आपके समाजवादी है, तीसरा जो है धर्मनिरपेक्ष है, चौथा शब्द जनवादी, और पांचवा शब्द जो यूज किया गया है वो गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरे हिसाब से सभी लोगों को आंसर से क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लोकसभा का नेता कौन है? ठीक है भैया, देखिएगा लोकसभा के नेता की अगर हम बात करें तो आपको पता है लोकसभा में जब लोकसभा नई लोकसभा का चुनाव होता है
तो उस समय पर जो दल बहुमत में आता है, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, उस दल का जो नेता होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो यहाँ पर लोकसभा का नेता कौन होगा? तो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसके नेता होते हैं? लोकसभा के। भाई यहाँ पर ये जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ 100% बात है, बीपीएससी का पेपर आपके बिल्कुल नजदीक है। तो यदि आप इसको ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है तो आपको उसमें काफी मदद देखने को मिलेगी। उसके अलावा इस समय पर यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो, यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो स्टडी मटेरियल का पैकेज आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आप उसे लगा लेते हो तो आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर जाओगे, डेफिनेट पक्का कर जाओगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदन, चलिए भैया संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा है, ज्वाइंट सेशन की बात कर रहा है। किस अनुच्छेद में आता है? तो सबको पता है आर्टिकल 108, है ना? आर्टिकल 108, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, है ना, ज्वाइंट सिटिंग। तो भैया आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाती है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जब संसद के 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, कोई बिल है, कोई विधेयक है, एक सदन से पास हो गया, दूसरे सदन चला गया, लेकिन 6 महीने का समय बीत गया, दूसरे सदन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी कंडीशन होती है, एक सदन ने बिल को पास कर दिया, दूसरे सदन ने उसको पास करने से मना कर दिया। तीसरी कंडीशन होती है कि एक सदन ने पास कर दिया, दूसरा सदन ने मतलब वो पहुंचा, लेकिन दोनों सदन उसे लेकर एक मत नहीं है, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर आपको याद रखना है कि ये बुलाने के पीछे रीजन क्या है, क्यों आयोजित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल गलत, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल गलत, संशोधन से संबंधित विधेयक, तो भैया संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है उस पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। सही आंसर इसमें कौन सा है? केवल चौथा। ऐसे विधेयक पर विचार करने, जिसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो, मतलब कोई ऐसा बिल है जो दोनों सदनों से पास नहीं हो पा रहा है, कारण उसके 3 हो सकते हैं, वो मैंने बताया आपको, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। आपको लिए क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन है मेरा, आपको मुझे बताना है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन होता है? वो आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई? विधान परिषद का निर्माण या विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? भैया यहाँ पर देखिए, अगर हम राज्यों की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो अपर हाउस होता है उसे विधान परिषद कहते हैं। और विधान परिषद, यदि कोई राज्य अपने आप पर विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना चाहता है या उसे डिसॉल्व मतलब उसको समाप्त करना चाहता है, तो ये शक्ति किसके पास होगी? ये शक्ति पार्लियामेंट के पास होगी। भैया आपको पता है वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, वर्तमान में भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जिस्टेंस है, बाकी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वो चीज आपको याद रखना है, इसे कौन बना सकता है, इसे कौन समाप्त कर सकता है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कहां पर विधान परिषद है? तो भैया 6 राज्य मैंने बताए, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का अस्तित्व है। अब वो 6 राज्य आप लोगों से पूछे आ सकते हैं। तो भैया 6 राज्यों में पहला है आपका आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश के अलावा आप याद रखेंगे किसको? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना राज्य को याद रखेंगे, यहाँ पर विधान परिषद है। इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे। इसके बाद में आप बिहार को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? आप बिहार को याद रखेंगे। इसके बाद में आप महाराष्ट्र राज्य को याद रखेंगे, और एक राज्य आपको याद रखना है, ये आपका कर्नाटक राज्य। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का अस्तित्व है। अब आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, है ना, तो उस समय पर विधान परिषद को वहां से समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्य है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से केवल एक आंसर है, वो आपका केवल 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान, है ना, विधानसभा, या पे आप कहिएगा विधानसभा की संरचना, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रक्चर कहां पर बताई गई है? तो आर्टिकल 170 आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है? अनुच्छेद 170। बाकी यहाँ पर 176, 178 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थे 176, 178 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहो तो जान सकते हैं कि अनुच्छेद 176 जो है उसके अंतर्गत राज्यपाल के भाषण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राज्यपाल के भाषण की। और अनुच्छेद 178 की मैं बात करूं तो वहां पर विधानसभा के जो अधिकारी होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उन पदों का उल्लेख है 178। यहाँ पर आंसर क्या लगेगा? 170। 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना।
आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने, हाँ भैया, अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो स्पीकर को ये कहते हैं कि भैया आपको सेशन बुलाना है, ठीक है, तो ये इनमें से किस अनुच्छेद से संबंधित होगा? भाई ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि वन लाइनर होते हैं, ठीक है, वन लाइनर होते हैं तो गलत होने की संभावना बन जाती है, तो आपको याद करना पड़ेगा। सही आंसर क्या है? आर्टिकल 175(2), ठीक है, क्या है? आर्टिकल 175 का क्लॉज 2 ये बात करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर? योजना आयोग का गठन किया गया, अभी बताया था भैया 15 मार्च 1950। सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पंचवर्षीय योजना के एजेंडे को कौन मंजूर करता है? भाई अभी तो आपको पता है नीति आयोग का गठन हो चुका है, इससे पहले मैंने बताया था। पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, योजनाओं का निर्माण करता था, लेकिन उसको जो अंतिम उसके प्रारूप को जो डिसाइड करता था, अंतिम प्रारूप जो डिसाइड करता था, अंतिम रूप से उसकी जो ड्राफ्ट करता था, वो होता था राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है एनडीसी का गठन कब हुआ था, ये कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? ये तो अभी अभी आया था क्वेश्चन, कैसी निकाय है? एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देने का कार्य करती थी योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे भैया? कौन होते थे? तो आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के कौन होते थे? अध्यक्ष होते थे। यहाँ पर भैया आपसे क्वेश्चन कह रहा है संविधान कब अपनाया गया, ठीक है, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? तो 26 नवंबर 1949 की डेट आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं यहाँ पर। भाई मौलिक कर्तव्य, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो उल्लेख कहां पर किया गया है? संविधान के पार्ट 4 का या पार्ट 4A में उल्लेख है। किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 51A के तहत इसका उल्लेख देखने को मिलता है। शुरुआत में मूल कर्तव्य थे 10, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 11, है ना। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976, उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके यहाँ जोड़ा गया था। और किस देश के संविधान से इन्हें अडॉप्ट किया गया था? तो यूएसएसआर, यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अडॉप्ट कर इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन भैया, फिर से वही, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर आपको जो लगाना होगा वो ऑप्शन के हिसाब से, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है। यहां पर देखो मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है ना, और मंत्रिपरिषद की किसकी बात कर रहा है? मंत्री की बात कर रहा है, मतलब सिंगल सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके खिलाफ हो, किसके प्रति होगी? राष्ट्रपति के प्रति। अभी बताया था ना मैंने, है ना, कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, क्वेश्चन क्या है? मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ये तो एकल उत्तरदायित्व हुआ, एक मिनट, ठीक है, ये कैसा उत्तरदायित्व हुआ? ये एकल उत्तरदायित्व हुआ, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की बात कर रहा है, तो क्या आंसर होगा? लोकसभा के प्रति। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें लोकसभा था नहीं, उसमें क्या था? संसद थी, तो इस वजह से वहां हमने आंसर संसद लगाया था। यहाँ पर पूरी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की बात कर रहा है। अगर एकल उत्तरदायित्व लिखा होता तो क्या लगाते? राष्ट्रपति। अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए, कलेक्टिव रूप से पूछा जाए, तो क्या लगाना है? लोकसभा, ठीक है, क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति के पास इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है? क्षमा करने की शक्ति है, बिल्कुल है भाई, आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल करते हैं, 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि आपके जिसको वित्तीय आपात कहते हैं, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास आपको पता है आर्टिकल 123 123 में। लेकिन भैया न्यायपूर्ति, किसी जज को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होगी। मेरे हिसाब से क्लियर होगा सबको। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई? स्थायी सदन क्यों कहा जाता है राज्यसभा को? अभी अभी मैंने क्या बताया था भैया? मैंने बताया था क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और इसके साथ में इसके जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद, ठीक है, इसके सदस्यों को 1/3 जो होता है, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 साल के बाद अपने आप निकल जाते हैं। तो वो जो निकल जाएंगे तो इस तरीके से एक सदस्य का जो कार्यकाल बनता है वो 6
6 वर्ष बनता है। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक है, बी और सी, क्योंकि भैया इसका कोई राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 साल बाद अपने पद से हट जाते हैं। इस तरीके से सदस्य का कार्यकाल बन जाता है 6 साल। क्लियर है? तो बी और सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, राज्यों के विधानसभाओं में कौन कौन शामिल होगा? विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, आपको कोड दे रखा है, आपको आंसर जो लगाना है वो किसके हिसाब से लगाना है, कोड के हिसाब से। तो यहाँ पर भैया तीनों दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, मुझे तीनों दिख रहे हैं, है ना, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मुझे विधान परिषद, राज्यपाल भी दे रखा है, विधानसभा, विधान परिषद। वैसे मैंने आपको बताया था कि राज्य की जो आपकी विधायिका होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो 2 सदन होते हैं उसमें विधानसभा, विधान परिषद है ना। यहाँ पर आपको आंसर क्या लगाना है, आंसर लगेगा केवल 4, क्योंकि यहाँ पर तीनों आपको अंग मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, मंत्रिमंडल संविधान में एक बार प्रयोग किया गया शब्द मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का पहला प्रयोग कहां पर है? आर्टिकल 74 याद रख लोगे, ठीक है, अनुच्छेद 74 जो है उसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल है। अनुच्छेद 76 अभी अभी मैंने बताया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। भाई हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप यदि किसी को प्राप्त करनी है तो 5 आधार होते हैं। 5 आधारों में से 3 आधार आपको दे रखे हैं। बाई बर्थ, जन्म के द्वारा मिलती है, नेचुरलाइजेशन मिलती है इससे, नए क्षेत्रों के मिलाने से इससे भी मिलती है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बैंकों में धन जमा करने से क्या मतलब है? इसके अलावा 2 और होते हैं, ठीक है, 2 और होते हैं। एक होता है वंश क्रम के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? वंश क्रम के आधार पर, जिसको बोलते हैं बाई डिसेंट, बाई डिसेंट, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है एक तरीका और होता है, वो होता है पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये 5 तरीके होते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है आपसे, मतदान की आयु 21 से 18 कब कर दी गई? भैया याद रखिएगा, इसके लिए हमारे यहाँ पर आर्टिकल 326, ठीक है, आपके संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है, जिसको एडल्ट सफरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडल्ट सफरेज की बात करता है ना। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता था, पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पर जो वोट देने की आयु थी वो 21 साल हुआ करती थी। इसको 21 से 18 कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसके द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु, एडल्ट सफरेज की जो एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं? तो भैया आपको पता है 4 क्षेत्र। पहला क्षेत्र है साहित्य, साहित्य, विज्ञान, विज्ञान, कला, कला, समाज सेवा, ठीक है। ये 4 क्षेत्र होते हैं, है ना। इन क्षेत्रों से 12 सदस्य, कितने सदस्य? 12 सदस्य जो होते हैं, इन क्षेत्रों के जो पारंगत लोग होते हैं, इस क्षेत्र के जो जाने माने लोग होते हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52, आपको पता ही है। फैक्चुअल आंसर होगा, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेदों की संख्या। भाई मूल संविधान में आपको पता है, संविधान जो आपके अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उनकी संख्या कितनी है? 395 है। लेकिन वर्तमान में आपको पता है संख्या बढ़ भी गई, तो बढ़कर कितनी हो चुकी है? 400 से अधिक। इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाउट मिलता है, किसी में 460 मिलता है, किसी में कुछ मिलता है। आप बस मोटा मोटा इतना याद रखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान में इनकी संख्या 400 से ज्यादा है, क्योंकि हर किताब में अलग अलग है, कहीं 440 दे रखा है, कहीं 452 दे रखा है, कहीं 460 दे रखा है, अलग अलग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? भारत कैसा देश है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तो सही लग रहा है। समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी
संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये अभी अभी करके आए थे आप, ये 5 शब्द क्रम से हैं। सोवरन, इसके अलावा सोशलिस्ट, इसके अलावा सेकुलर, इसके अलावा डेमोक्रेटिक और इसके अलावा रिपब्लिक। ठीक है, यानी आंसर यहाँ पर क्या लग जाना है आपका, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभी अभी मैंने बताया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज किसमें आता है? आर्टिकल 32 में आता है। इसके अलावा शांतिपूर्ण विधान सभा का अधिकार, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से पीस के साथ में, शांति के साथ में आप कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, तो असेंबल हो सकते हैं। तो ये किस में आता है? आर्टिकल 19 में आता है, पता ही है। कहीं भी भैया स्थानांतरित, मतलब भारत में सर्वत्र घूमने का अधिकार, ये भी आपके आर्टिकल 19 में आता है ना। संपत्ति का अधिकार, ये जो है भाई, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये पहले आर्टिकल 31 में था। किसमें था ये? आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में था। लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे कमेंट में बताना है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस आर्टिकल में और किस रूप में शामिल है? ये आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपसे, संघ सरकार की कार्यकारी शक्ति कौन रखता है? तो भैया आर्टिकल 53 याद होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी आर्टिकल 53 जो है वो भैया संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव किसको बनाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। भाई भारत के प्रधानमंत्री कहां से आते हैं? संसद का कोई सदस्य नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से सदस्य है। अब भाई क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, देखो लैंग्वेज जो होती है ना क्वेश्चन की, वही एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत कराता है। ठीक है, मैंने अभी भी एक क्वेश्चन इससे पहले कराया था कि प्रधानमंत्री जो है वो किसके नेता होते हैं, तो वहां आपने आंसर क्या लगाया था? लोकसभा लगाया था, लोकसभा के नेता। लोकसभा में जो भैया बहुमत दल होता है, जो जीता हुआ मेजोरिटी वाला दल होता है, उसका जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री के रूप में आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाना है? लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? अब ये भैया यहाँ पर देखिएगा, अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने कराया था कि 2 सत्रों के बीच में, जो पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? तो 6 महीने, है ना। लेकिन आमतौर पर जो परंपरा चली आ रही है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसके अनुसार हमारे यहाँ 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक होता है बजट सत्र, शुरुआत में आता है, फिर होता है मानसून सत्र, और एक होता है शीत सत्र, मतलब विंटर सेशन। तो आमतौर पर परंपरा के अनुसार 3 सत्र बुलाए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो आपको पता है राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन उसका प्रत्येक जो सदस्य होते हैं उसके उसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इस आधार पर एक सदस्य का कार्यकाल कितना बन जाएगा? 6 वर्ष बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में कौन भेजता? अभी अभी बताया था, पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भैया सुप्रीम कोर्ट, अभी अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 संविधान, जो हमारा अनुच्छेद 124 है, वो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। ठीक है, और इसका जो भैया गठन किया गया, स्थापना की गई, वो किसके अनुसार की गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा इसका गठन किया गया है। कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है लोकसभा को। कब किया जा सकता है? तो मैंने बताया था राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कैबिनेट की सलाह पर। क्या? मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई, पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। भाई पंचायती राज सिस्टम आपके यहाँ पर लागू हुआ था, अब ये जो है किसके सहयोग की बात कर रहा है, किसके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है? तो भैया स्थानीय जनता, लोकल पीपल। ठीक है, आपको पता है सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसके लिए आपके स्थानीय सत्ताओं में पंचायती राज और नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है पंचायती राज जो था, इसे संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन किया गया था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लागू हुआ था? 1952। भाई समाज के अंदर जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको मतलब कम करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। कब चलाए गए थे? 1952 में चलाए गए। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? ठीक है भाई, लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है। भूमि सुधार जो है, इनको किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो
तो भाई भूमि सुधारों के बारे में आपको याद रखना है, लैंड रिफॉर्म के बारे में आपको याद रखना है। ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। पंचायती राज सबसे पहले कब लागू हुआ था? सबको याद होगा 2 अक्टूबर 1959 कहां पर हुआ था? नागौर में हुआ था। नागौर कहां पर है? राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज जो थे इनको सबसे पहले नागौर राजस्थान में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो 1959 में। इसके बाद में अगर दूसरा राज्य पूछ ले तो याद रखना, दूसरा राज्य जो था जिसमें पंचायती राज लागू हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। ये साथ में जोड़कर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पंचायती राज का उद्देश्य पूछ रहा है भाई, क्या है ना? तो भाई सिंपल सी बात यह है कि ग्रामवासियों के बीच में प्रतिद्वंद बढ़ाना, भाई लड़ाई थोड़ी कराएगा। ठीक है, ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अभी अभी मैंने बताया था स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो गठन हुआ है वो किस वजह से हुआ है? ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए किया गया है।